हाँ बेटा पहले उसे कर लो। शिवांग क्लास में है? शिवांग क्लास में है? शिवांग तुमने मुझे डाउट भेजा था नेटवर्क का, तुमने भेजा हुआ है ना? बताओ जल्दी। स्टडीज आती बिकॉज आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग दैट कैन बी आस्क्ड। तो मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट मेरे नोट्स जो हैं वो पढ़ लो कम से कम। तो जो एक्स्ट्रा चीजें आती है नोट से कम वो सीख लो, और जो पर्टिकुलर चीज समझ में ना आए वो रिकॉर्डेड में जल्दी से लेक्चर से देख लो, लेकिन कवर करना है। देखो मैं हर टाइम तो आपको नहीं बोल सकता ना कि मेरे से पढ़ो मेरे से पढ़ो मेरे से पढ़ो, पर समझदार हो तुम यार, तुम्हें पता है इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ा चुका हूँ, मैं किस लेवल पे था पूरे इंडिया में, यू नो एवरीथिंग, है ना? तब अदरवाइज अन अकेडमी क्यों हम लोगों को अप्रोच करके लेकर आती कि नहीं आइए आइए इतनी नेगोशिएशंस करते। तो तुम समझदार हो यार, इतनी देर से मेरे से पढ़ रहे हो फिर भी तुम अब नहीं करते हो ये काम। तो कम से कम अब नहीं पढ़ा किसी और से पढ़ा तो कम से कम जाके नोट्स डाउनलोड करके नोट्स पढ़ लो। नोट्स में जहां कोई चीज समझ में नहीं आती वो चीज जो है तुम उसमें चले जाओ, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में जाके पर्टिकुलर टॉपिक वहां से देख लो। अनिमेश तुम रेज हैंड करो, तुम्हारा डाउट का ना सर है ना पाँव है, ठीक है? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने 2 बार पढ़ने की कोशिश करी है, तुम वो करो। सॉरी वाली कोई बात नहीं, बस ये है कि कवर कर लेना नोट्स को। तुम अनिमेश रेज हैंड करो बेटा जल्दी से। दीपक गुड आफ्टरनून, विशाल गुड आफ्टरनून, संजय गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बताइए बेटा। आप कह रहे हैं कि जो मैंने वेवफॉर्म बनाई है ना? वेवफॉर्म किस पॉइंट में बनाई थी? जब वेवफॉर्म बनाई थी हम लोगों ने 7th पॉइंट में, जिसमें हम डायोड की एवरेज वोल्टेज निकाल रहे थे, है ना? उसी में है ना? तो अभी पलट लो, पेज पन्ने पलट लो, देख लो पीछे, नोट्स तो बना ही रहे होगे। हाँ सर, 7 पॉइंट और डायोड का वोल्टेज। ठीक है, उसमें आरएल इंफिनिटी कब हुआ? ना मतलब मैं पूछ रहा था आरएल अगर इंफिनिटी हुआ होता ही नहीं, मतलब तुम कह रहे हो कि जब मैंने डायोड की वोल्टेज प्लॉट करी फॉरवर्ड बायस के टाइम पे, मैंने वीएम अपॉन आरएफ प्लस आरएल इंटू आरएफ लिखा हुआ है। तो तुम कह रहे हो कि जब वो 0 to पाई होगा और आइडियल डायोड होगा तो वो 0 होगा, लेकिन आरएल इंफिनिटी होगा तो पता नहीं क्या होगा। आरएल इंफिनिटी होगा कैसे? आरएल इंफिनिटी तो वहां पे है ही नहीं। तो कहना क्या चाहते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आरएल इंफिनिटी होगा तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी वोल्टेज तो ओपन सर्किट के अराउंड आ जाएगी। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि जो डीसी नो लोड है ना, तुमने वेवफॉर्म कुछ और बनाई, अब तुम डीसी नो लोड की बात कर रहे हो। हाँ तो मतलब वीडीसी नो लोड पे वीडीसी नो लोड इक्वल टू माइनस वी डायोड डीसी। बताइए। हाँ तो मतलब जो लोड इंफिनिट लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका मतलब वेवफॉर्म माइनस वी डायोड होगा। मतलब मैं वहाँ पर कंफ्यूज। जब सॉरी सर, ओ सॉरी सर। आ गया समझ? ठीक है, समझिए ज्यादा मैं सोचा करूँ ना। रुद्र गुड आफ्टरनून, सत्यम गुड आफ्टरनून। कितना छूटा, काफी ज्यादा छूट गया यार, टॉपिक खत्म होने वाला है। खत्म कर दिया हम लोगों ने टॉपिक आज, अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अभी डाउट्स ही ले रहा हूँ, अभी स्टार्ट ही नहीं किया। चल करें स्टार्ट। हम लोगों ने कल 11 पॉइंट देखा था। 11 पॉइंट था थेवेनिन्स वाला, है ना?
थेवेनिन्स जो है लास्ट पॉइंट देखा था हम लोगों ने. नाउ मूविंग ऑन विद द 12th पॉइंट. frequency of output. रात को सो हुई है. तो ये जो मैंने बनाई है, दिस इज इनपुट वेवफॉर्म. जो सेकेंडरी के क्रॉस आई थी, जिसको हमने इनपुट किया हुआ है. फिर इसका हमने हाफ वेव रेक्टिफाइड वर्जन बनाया. which is like this. तो आप एक चीज देखिए बेटा, इसका टाइम पीरियड अगर t है तो इसका भी तो टाइम पीरियड t ही है, बिकॉज ये एक वेवफॉर्म फिर रिपीट हो रही है, ये है ना. इफ इनपुट वेवफॉर्म टाइम पीरियड इज t, आउटपुट वेवफॉर्म टाइम पीरियड इज आल्सो t. So we can say that time period of output is equal to time period of input. Therefore, output frequency is equal to input frequency. ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट. ठीक है यहां तक. पर एक चीज अगर हम देखें यहां से, पहले मैं लिख देता हूं ये पॉइंट आपको. फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट is same as the frequency of input AC signal. ठीक है, जो अभी हमने बात करी. लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये आउटपुट वेवफॉर्म प्योरली साइनसॉइडल है? इज द आउटपुट वेवफॉर्म अ प्योरली साइनसॉइडल वेवफॉर्म? No, it's not a purely sinusoidal waveform. Okay. Is the output waveform a periodic waveform? Will this waveform be having Fourier series expansion? Will this waveform be having Fourier series expansion? Yes, yes. And therefore it will be having harmonics. And therefore it will be having harmonics. Okay. जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं मान लेना है जो मैं कह रहा हूं सही है. जब सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे वहां मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है सब कुछ. ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक periodic waveform है जिसकी Fourier series expansion निकल सकती है, and therefore it will be having some harmonics. Okay, let me write it for you as output waveform is not purely sinusoidal, therefore it will be having harmonics. As output waveform is not purely sinusoidal, therefore it will be having harmonics. तो भाई क्या आएगा? harmonics.
as output waveform is not purely sinusoidal, therefore it will be having harmonics. तो भाई क्या आएगा? Its Fourier series expansion will be, मैंने आपको करवाया हुआ है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, ठीक है? V आउटपुट कितना आएगा? Vm by pi plus Vm by 2 sin omega naught t minus 2 Vm by pi summation k even cos of k omega naught t divided by k plus 1 into k minus 1. ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आती है हाफ वेव रेक्टिफाइड साइनसॉइड की, where Vm is the peak value. In this, if you see, this is the DC component and this rest is the AC component. Okay. Okay, तो ये आ गया. Now if you see what will be the ripple frequency, देखो क्या है, ये मैं क्या लिख रहा हूं, आउटपुट. तो रेक्टिफायर का आउटपुट है, रेक्टिफायर का आउटपुट मैं तो चाहता हूं प्योर डीसी हो, बिकॉज आई एम डूइंग द रेक्टिफिकेशन, लेकिन पल्सेटिंग डीसी आई है. अब पल्सेटिंग डीसी में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? सो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन और द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? सो लुकिंग एट दिस, this is the smallest frequency component, or the fundamental frequency is omega naught, then the even harmonics omega naught, and then the even harmonics of omega naught will continue. So ripple frequency is omega naught या फिर रेडियन पर सेकेंड, सॉरी हर्ट्ज में f naught. तो दिस इज द रिपल फ्रीक्वेंसी. मैं लिख देता हूं, the smallest frequency present in an AC component is called as ripple frequency. नेक्स्ट कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर का एसी कंपोनेंट आता है उसमें ओमेगा नॉट और इवन हार्मोनिक्स ऑफ ओमेगा नॉट होता है, जो मैंने अभी बोला था वो भी लिख देता हूं. ठीक है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर AC component has fundamental frequency omega naught and even harmonics like 2 omega naught, 4 omega naught, 6 omega naught, etc.
चलते रहेंगे आगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो इनपुट की है वही है, यानी ओमेगा नॉट ही आएगी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, हार्मोनिक्स इवन हार्मोनिक्स, रिपल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। दैट्स इट। मूविंग टू द 13th पॉइंट। एंगल ऑफ कंडक्शन। एंगल ऑफ कंडक्शन क्या है? ये ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के लिए हमारा डायोड जो है वो कंडक्ट करता है, या ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में लोड में करंट फ्लो करती है। डायोड कंडक्ट करेगा तभी लोड में करंट जाएगी। दैट इज एंगल ऑफ कंडक्शन। समझ में आ गया? अब हमें वो निकालना है, मैं लिख देता हूं। इट इज द ड्यूरेशन for which the diode conducts in a rectifier, that is the duration for which the load current flows. It is the duration for which the diode conducts in a rectifier, that is the duration for which the load current flows. ठीक है, मतलब यहाँ पे बनानी है सेकेंडरी वाइंडिंग तो बना लो, मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग की जगह सोर्स बना दिया, बात तो वही है। ओके, ये है। तो अगर मैं करंट की वेवफॉर्म बनाऊं, वेवफॉर्म क्या आएगी? तो डायोड, क्योंकि ये जब कंडक्ट करेगा तो लोड में करंट जाएगी, तो बात तो वही है। एंगल ऑफ कंडक्शन, या फिर इसके लिए देख लो फ्लो, करंट कितनी फ्लो करी लोड में। तो करंट कब से कब तक फ्लो करती है? 0 से पाई तक। तो डायोड भी 0 से पाई तक कंडक्ट करता है। सो एंगल ऑफ कंडक्शन इन केस ऑफ एन आइडियल डायोड एंड आइडियल कंडीशन, इट इज कमिंग एज 0 to pi, that is pi, that is 180 degrees. Okay, in an ideal diode, the diode conducts from 0 to pi, that is angle of conduction is pi or 180 degrees, pi रेडियन या 180 डिग्री। समझ में आ गया सबको यहाँ तक एंगल ऑफ कंडक्शन? क्लियर है एंगल ऑफ कंडक्शन? ठीक। अब मैं बोल रहा हूं
कि अगर मेरा डायोड आइडियल नहीं होता और डायोड की कट इन वोल्टेज होती वी गामा, तब क्या होता। सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग वी गामा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। If diode is not ideal and has a cut-in voltage equal to V gamma. If diode is not ideal and has a cut-in voltage V gamma, तो अब क्या होगा भाई, अब क्या डिफरेंट आएगा। तो ठीक है, बनाते हैं यार। मिली is conducting at that time the cut-in voltage is V gamma, so I am going to replace it by V gamma. आता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, मैं अलग अलग भी बना दूंगा। क्या करूं, बना दूं अलग अलग। चलो पहले एक में बनाता हूं, नहीं समझ में आएगा बताना, अलग अलग बना दूंगा ना। कोई जल्दी थोड़ी ना, आराम से करते हैं, ठीक है, आराम से करते हैं। तुम बता देना जैसा तुम्हें सही लगेगा, ओके। Let's draw V input first. सोन चलता रहेगा। ये अपन ने बनाया V इनपुट। अब मुझे बनाना है बेटा V आउटपुट। तो if you see from here, what is V output? V output is V input minus V gamma. ठीक है, V output is V input minus V gamma. What I'm trying to tell you is this. नहीं हो जाएगा, एम्फेसिस भी नहीं आएगा, करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं। देखो बेटा, ये इनपुट वोल्टेज पर्पल वाली बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। दिस इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीजिंग until this input voltage exceeds V gamma. The diode will not conduct or the output voltage will be 0. Are you getting my point? जब तक बेटा मेरी इनपुट वोल्टेज V गामा से छोटी है तब तक ये फॉरवर्ड बायस तो है पर ओपन सर्किट है, तो करंट 0 है, आउटपुट वोल्टेज 0 है। बट जब ये V इनपुट V गामा को एक्सीड करेगा, ये आउटपुट जो है वो मेरा आना शुरू हो जाएगा। So when V input will be equal to V gamma, at that time output will be 0. मतलब
if this is V गामा, तो बेटा इस पॉइंट पे, at this particular point, the output voltage will start increasing. Are you getting my point? रिपीट करना। क्या करूं, बना ही देता हूं, मैं अवॉइड कर रहा था, कोई बात नहीं, बना देते हैं। प्राक्षी बेटा कॉल पे आओगे? कॉल पे आ जाओ ताकि मैं जल्दी जल्दी समझा दूं किसी एक बच्चे को, बाकी लोग समझ जाएं। नहीं आना कोई बात नहीं, चल, है ना, चल, आना है तो आ जाओ ताकि मैं इजीली समझा पाऊंगा, बाकी मर्जी। चलो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये V इनपुट का प्लॉट बढ़ना शुरू हुआ, दिस V इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। जब ये V इनपुट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, सपोज एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, रफली ये 1 वोल्ट है, सपोज V गामा, प्राक्षी कनेक्टेड हो बेटा, देखो यहाँ पे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? यस सर। आ रही है। प्राक्षी मुझे एक बात बताओ बेटा, ये अगर 1 वोल्ट है और V इनपुट हमारा बढ़ना शुरू हुआ 0 से, जब तक मेरा V इनपुट 1 वोल्ट से छोटा है, आउटपुट 0 होगा ना? यस सर। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ ना, मैं इसलिए तो कॉल पे लिए, आराम से समझेंगे ना। हमने जो CVD मॉडल बनाया था, अगर ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट से जब तक वोल्टेज नीचे है, आप देख रहे हो करंट हमेशा 0 रहेगी। यस सर। तो जब तक मेरा V इनपुट 1 वोल्ट से छोटा है, मेरी करंट 0 रहेगी, V आउटपुट 0 रहेगा, ठीक है? यस सर, समझ आ गया। जैसे ही ये 1 वोल्ट के ऊपर जाएगा तो आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। कितना आउटपुट आएगा यहां से निकालेंगे ना, तो ये कितना आएगा, V इनपुट -1 विल बी V आउटपुट, अगर मैंने 1 लिया हुआ है V गामा। तो अब देखो, जब ये V इनपुट 1 होगा, V आउटपुट 0 होगा। जब ये V इनपुट 2 होगा, V आउटपुट 1 होगा। जब ये V इनपुट 3 होगा, ये V आउटपुट 2 होगा। जब ये V इनपुट मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम -1 होगा। गॉट द पॉइंट? यही चीज मैं यहाँ समझा रहा था, इसको यहाँ से देख लो, मैं बना दिया मैंने।
देखो यहाँ पे कि जब तक बेटा ये बढ़ रहा है, जब तक ये अपना वी गामा तक नहीं पहुंचा तो वी इनपुट वी गामा से छोटा है। जैसे वी इनपुट वी गामा पे पहुंचा, वी आउटपुट आना शुरू हो गया। पर कितना था? जब वी इनपुट वी गामा पे पहुंचा तो आउटपुट 0 आया, आउटपुट 0 आया। Yes. फिर वो 0 से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, फिर वापस कम हुआ, फिर ये यहाँ पे जब वी गामा के नीचे जाने लगा 0 हो गया, फिर ये 0 रहा। जैसे वी इनपुट वी गामा के ऊपर गया फिर से डायोड ऑन हो गया। किसी और को कोई डाउट है? रावंशु? ठीक है। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस, यहां पे भी लिख देता हूं, वहां भी लिख देता हूं, दोनों जगह लिख देता हूं। तो अप टू सम एंगल थीटा, क्योंकि अल्फा है ना, ओमेगा टी एंगल है ना, थीटा एंगल तक ये स्टार्ट नहीं हुआ, थीटा एंगल के बाद ये स्टार्ट हुआ। तो बेटा अगर ये थीटा था इतना, तो यहां से यहां तक भी थीटा होगा, यानी ये टोटल यहां तक कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, है ना? क्योंकि टोटल 180, ये थीटा निकाल दो तो ये भी थीटा ही बता रहा हूं, तो यहां से यहां तक 180 माइनस थीटा एक ही बात है। ओके, या फिर इसी वेवफॉर्म में, जो बड़ी वाली वेवफॉर्म है उसमें आप देख सकते थे थीटा तक चालू नहीं हुआ, तो ये थीटा से आउटपुट चालू हुआ और ये थीटा बचा हुआ, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉन आइडियल डायोड है, बिकॉज दिस इज नॉन आइडियल डायोड, इसका एंगल ऑफ कंडक्शन 180 माइनस 2 थीटा, ये जो बीच का डिस्टेंस है कितना है? 180 माइनस 2 थीटा। ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू। Non-ideal diode having a cut-in voltage of cut-in voltage V gamma, off क्यों लिखना है? A non-ideal diode having a cut-in voltage V gamma conducts from theta to 180 minus theta, that is angle of conduction is 180 degree minus 2 theta। समझ में आ गया बेटा सबको? अब मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, बिकॉज सर मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा कितना होगा? दैट आई वांट टू नो नाउ। अब मैं थीटा निकालना चाहता हूं। Ramanshu, you are late. Cover in the recorded बेटा, रिकॉर्डेड में कवर करना, जो छूट गया पीछे वाला अब यहां से आगे स्टार्ट करो। देखो बेटा, V इनपुट जो है कितना है? Vm साइन अल्फा, यही हमारा सेकेंडरी पे हमने कल वोल्टेज ली थी, Vm साइन अल्फा, आपको याद होगा, वहीं से हमने सारा काम शुरू किया हुआ है ना? अब आपको पता है एट अल्फा इक्वल टू थीटा, जब ओमेगा टी थीटा के बराबर है उस समय वी इनपुट किसके बराबर है? उस समय वी इनपुट किसके बराबर है बेटा? वी गामा के। शाबाश सत्य, वी गामा के। देखो ना यहाँ पे वी गामा के, जब ये थीटा है उस समय वी इनपुट की वैल्यू कितनी है? देखो जब अल्फा थीटा है, वी इनपुट कितना है? वी गामा के बराबर, वी इनपुट वी गामा के बराबर। आई थिंक क्लियर हो गया सबको? यहां से देख लो, जब ये थीटा एंगल उस समय कितना है? मैग्नीट्यूड वी गामा। सो यहां पे पुट करो, V गामा इज इक्वल टू Vm साइन अल्फा कितना है? थीटा। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी थीटा इज कमिंग एज साइन इनवर्स ऑफ V gamma by Vm. Therefore, angle of conduction is equal to कितना आया? 180 degree minus 2 theta, that is 2 sin inverse of
V gamma by Vm। लेकिन यहां पे एक और चीज देखने को मिलती है, चलो मैं लिख देता हूं। V गामा कितना है? 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड एंड 0.3 वोल्ट। कई बुक्स में 0.2 भी लिख देता हूं। कई बुक्स में आपको 0.2 भी मिलेगा बेटा। पुरानी बुक्स में पहले जर्मेनियम को 0.2 ही लेते थे। सो क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है जहां पे 0.2 लिया और जर्मेनियम की दिक्कत है। सिलिकॉन का 0.7 फिक्स्ड है, जर्मेनियम पहले 0.2 था जब हमारी बुक्स होती थी। अब जो नई बुक्स कहीं आई है उनमें 0.3 दिया हुआ है। तो मैंने दोनों वैल्यूज लिख दिए ताकि आपको दोनों वैल्यूज रहे, दिमाग में कंफ्यूज ना हो जाओ आप कि ये क्या सर ने ये बताया था। 0.2 volt for germanium diode. Now, if you notice one thing, tell me, V gamma Vm से बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा या बहुत छोटा होगा? V gamma Vm से। शाबाश संजय, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि V gamma तो कट इन वोल्टेज कितनी कम है। Vm तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स गोइंग टू बी लार्ज वैल्यू। देयरफॉर कैन आई से दैट, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है, यह इसी पेज में खत्म करने के लिए यहां लिख दे रहा हूं। एज V gamma is very small as compared to Vm, therefore theta will also be very small, है ना? क्योंकि जितनी साइन में वैल्यू छोटी होती है उतना एंगल छोटा होता है। साइन का प्लॉट आपने देखा है, जितना एंगल छोटा होता है उतनी वैल्यू छोटी होती है, जितनी वैल्यू छोटी होती है उतना एंगल छोटा होता है। So this value is going to be very small. If this value is going to be very small, then this angle is going to be very small. So it is approximately 180 degree only. ये तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, बट अप्रोक्सीमेटली 180 रहता है, ठीक है। As V gamma is very very less than Vm, therefore theta will also be very small, and hence the angle of conduction is slightly less than 180 degree। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, हल्का सा काम आता है 180 से, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज अवर एंगल ऑफ कंडक्शन। नाउ मूविंग टू अवर लास्ट पॉइंट। आखिरकार हमारा आखिरी पॉइंट आ गया। क्या है आखिरी पॉइंट? ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में TUF लिखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब ट्रांसफॉर्मर कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज हुआ है। सो बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल के रख लेते हैं, और हमें कभी सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग दी होती है और हमें कैलकुलेट करना होता है डीसी पावर, तो TUF से निकाल देते हैं हम, ठीक है। अभी मैं लिखता हूं, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा था। इट इज द रेशियो ऑफ, ये किस किस की रेशियो है? डीसी पावर सप्लाइड, इट इज अ रेशियो ऑफ, आ गया मैं, it is a ratio of DC power supplied to the load to the power delivered by the transformer। ठीक है, मतलब लोड को कितनी डीसी पावर सप्लाई हुई डिवाइड करेंगे पावर कितनी ट्रांसफॉर्मर ने डिलीवर करी, यानी एसी रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो लिखते हैं टफ किसके बराबर है? TUF इज इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय AC rating of the secondary
winding, AC rating of the secondary winding. So this is equal to क्या होगा ये बेटा, V नॉट एवरेज इंटू I नॉट एवरेज, है ना। डीसी पावर ले रहे हैं तो आउटपुट की डीसी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट की डीसी करंट, वोल्टेज इनटू करंट विल गिव यू द पावर एट द आउटपुट। सही है। ठीक है, अब एसी रेटिंग क्या होगी सेकेंडरी वाइंडिंग की, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज आरएमएस इनटू सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट आरएमएस, क्योंकि ये एसी की बात हो रही है, ऊपर डीसी की बात हो रही है। डीसी तो मैंने एवरेज ले ली, एसी था तो मैंने आरएमएस ले लिया। नेटवर्क में ये सब कुछ डिटेल में तुम्हें समझाया हुआ है, डिस्टिंग्विश भी करवा रखा है किसका क्या मतलब है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी। ओके, वैल्यू डाल देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रही है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, Vm बाई पाई। करंट कितनी है, Im बाई पाई। ठीक है, Im बाई पाई, पर Im कितना है, Vm बाई RL। सो दिस कैन बी रिटन एज Vm बाई पाई RL। समझ में आया सबको, समझ में आया बेटा सबको। मैं सब कुछ Vm की टर्म में लिख रहा हूं ताकि Vm कट जाए, एक वैल्यू निकाल पाऊं। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, गुड गुड, Vm बाई रूट टू। सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, गुड गुड। इसकी वैल्यू Im बाई रूट टू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी Im बाई टू, क्योंकि सेकेंडरी पे बेटा मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, बाकी समझ लाना। ठीक है, ये यहां पे से रजिस्टर लगाओ, लेकिन करंट तो बेटा, ये डायोड भाई साहब है, सेकेंडरी पे बेटा जो वोल्टेज आती है वो तो फुल साइकिल आती है, तो वोल्टेज को मैंने आरएमएस Vm बाई रूट टू लिख दिया, लेकिन करंट तो बेटा खाली इसमें हाफ साइकिल के लिए जाती है। सेकेंडरी में बेटा जो वोल्टेज आती है टाइम, तो करंट बराबर आया न्यूमरेटर में नीचे, दिस कम्स आउट टू बी 0.2 की मैक्सिमम, तो टफ और कम होता विल बी V नॉट DC विल बी I नॉट DC IDC इनटू RL। सो IDC RMS कितना लिखा, Vm बाई रूट टू, IRMS कितना लिखा, Im बाई टू होल स्क्वायर इनटू RL डिवाइडेड बाई Vm कितना होगा, Vm कितना होगा, थिंक अबाउट इट, व्हाट विल बी Vm, Vm विल बी Im इनटू RF प्लस RL, RF प्लस RL, Im करंट को मल्टीप्लाई करेंगे RF प्लस RL से, मुझे Vm मिलेगा, है ना, पता है ना, ये तो सिंपल है, मतलब नॉर्मल सर्किट सोचोगे तो दिख जाएगा। सो Im इनटू RF प्लस RL, ये आ गया Vm डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू Im बाई टू। सो यू कैन सी टर्फ दिस इज इक्वल टू, देखो ये 2 रूट टू तो ऊपर गया, पहले इतना लिखूं, ये पाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में, Im स्क्वायर कट गया, न्यूमरेटर में बचा RL, डिनोमिनेटर में बचा RF प्लस RL। So you can see transformer utilization factor is coming as 0.287 into RL upon RF plus RL। ये आ गया प्रैक्टिकल, अगर मैंने डायोड की रेजिस्टेंस कंसिडरेशन में ली है तो ये मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आएगा। आ गया समझ में बेटा, क्लियर हो गया।
उसने मान लो आपको बोला कि मेरे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग की एसी रेटिंग इतनी है, तो बताओ डीसी आउटपुट पावर कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है, डीसी आउटपुट पावर विल बी, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मुझे याद है 0.287 इंटू एसी रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। आ गया, क्योंकि ये फॉर्मूला था कि यहां चला गया, डीसी आउटपुट पावर आ गई, ये साइड लेके हम ऊपर। तो ये एक तरीका हो गया कैलकुलेशन करने का। नाम से पता लग रहा है टफ क्या बताता है, टफ टेल्स अस हाउ एफिशिएंटली ट्रांसफॉर्मर इज यूटिलाइज्ड। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल आवर पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो क्या है कि समझना जरूरी था, मैंने इसलिए आपको देखो कोई भी पॉइंट रट्टा नहीं मरवाया, याद कर लो टफ इतना होता है, याद कर लो ये इतना होता है। आई हैव डिराइव्ड ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट सो दैट नाउ on in future if they give you something different also you will be able to handle those circuits because you have already handled all the circuits for the half wave rectifier. अब बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के नुकसान और फायदों की। What do you think is the disadvantage of the half wave rectifier? काफी कुछ पढ़ लिया, तो सबसे पहला दिमाग में आता है रिपल फैक्टर। भाई रिपल फैक्टर बहुत हाई था, रिपल फैक्टर बहुत हाई था, कितना था 1.21। बिल्कुल बिल्कुल प्राक्षी बेटा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 40% के करीब थी, पुअर एफिशिएंसी। एंड अभी देखा हमने ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज ओनली 0.287, सो लो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये तीन इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा क्या है इसका, इजी टू कंस्ट्रक्ट, इजी टू कंस्ट्रक्ट क्या, एक डायोड लगाया बन गया, एक डायोड लगाया बन गया, बहुत आसान है बनाना, इजी टू कंस्ट्रक्ट। सस्ता है क्योंकि एक ही डायोड से काम हो जा रहा है, एक ही डायोड से काम हो जा रहा है। बट कॉस्ट हम नहीं लिखते हैं इसके एडवांटेजेस में, जो मेन एडवांटेज हम लिखते हैं दैट इज इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, वो हम लिखते हैं इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट। बट हाँ ऑब्वियस सी बात है इट्स गोइंग टू बी चीप बिकॉज वी विल बी ओनली यूजिंग वन डायोड। यश आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बट गेट में चांसेस कम रहते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ सकता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आ भी चुके हैं ऑलरेडी, प्री में भी मेंस में भी, सो दे कैन आस्क। गेट में चांसेस कम है, पर क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि पूछेंगे नहीं। गेट वालों का मूड हो सकता है इस साल पूछ ले, कोई पता है गेट वालों का, कोई गेट वालों को पता थोड़ी ना होता, उनके मूड के ऊपर होता है। जैसे मैंने तुम्हें क्लास में सिग्नल्स में एग्जांपल बताई थी कि हम लोग जब सिग्नल पढ़ते थे, जब पढ़ाया भी जाता था, सो बेसिकली क्या करते थे, सीटीएफटी पढ़ा दिया, सीटीएफएस पढ़ा दिया, बाकी कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ाया। डीटीएफटी में एक फॉर्मूला, मतलब एक पेज में डीटीएफटी, एक पेज में ये सब कैसे खत्म कर दिया जाता था। तो इफ यू लुक एट द पीवाईक्यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच गेट के, डीटीएफटी से क्वेश्चन ही नहीं आते थे। एक साल उन्होंने इकट्ठे 4 मार्क्स के, अपने 6 मार्क्स के डीटीएफटी से गेट में क्वेश्चन डाल दिए। जाओ, जो इतने सालों से कभी नहीं आया, सिर्फ सीटीएफएस, सीटीएफटी एंड बेसिक्स ऑफ द सिग्नल्स, कॉन्वोल्यूशन, वहां से पेपर आता था, यहां जेड से पेपर आता था, भर के डीटीएफटी से आया, सारे फेल हुए जिन लोगों को नहीं पढ़ाया गया था चीजें। ठीक है, तो इस वजह से बेटा हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस वी विल स्टडी इट। क्यों क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ दें हम। हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म करने में हार्डली मुझे 2-2.5 क्लास लगी है, यानी 3-4-5 घंटे में खत्म हो गया। तो 4-5 घंटे के लिए हम क्यों रिस्क लें, ठीक है ना, इसलिए सब पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं, तो लिख डालते हैं जो बातचीत हमारे बीच में हुई। डिसएडवांटेजेस of half wave rectifier circuit. First,
wave rectifier, that is poor ripple factor. Poor ripple factor. Next, the maximum theoretical approximately 40 is already will be further efficiency. Efficiency भी poor है इसकी, डाला 0.28 डायोड तैयार। वेव रेक्टिफायर को खत्म कर लिया। तो एक बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक न्यूमेरिकल दे देता हूं, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल ही आते हैं, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूले ऑफ 4 देन वोल्टेज। चलिए आराम से बनाइए। So I hope your messages, अगर मैं कई चांस किसी का मिस कर दूं, I'm really sorry. Adna dedicated all in control and means a lot to me. Thanks to all of you. I'm out to write such beautiful messages. Half wave rectifier uses a diode. Okay, half wave rectifier है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है 20, लोड दे रखा है 1K का, 4:1 दे रखा है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बना डालते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। सो इंफॉर्मेशन इज कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो आ रही है, ठीक है, जो मेन इनपुट वोल्टेज है, एंड प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, तो प्राइमरी वोल्टेज लिखते हैं 220 वोल्ट RMS एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट। फिर ट्रांसफॉर्मर की टर्न्स रेशियो आई 4:1 की, ठीक है। हमने यहाँ ट्रांसफॉर्मर यूज किया 4:1 का, स्टेप डाउन होके कुछ वोल्टेज आई, इस वोल्टेज को हम V इनपुट कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे डायोड है जिसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उसने दे रखी है 20 ओम्स, और लोड दे रखा है 1 किलो ओम का। ये रहा सारी इंफॉर्मेशन जो दी थी, बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ सबको? अब वो मेरे से जो भी पूछ रहा है, कैलकुलेशन करने के लिए, वो सारी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे V इनपुट पता होना चाहिए भाई। V इनपुट पता होगा तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो V इनपुट निकल जाएगा, ट्रांसफॉर्मर की टर्न्स रेशियो पता है, सो यू कैन से V input will be V primary into N2 by N1. What is V primary? 220 volts into what is N2? 1, N1 4. So V input 5, 50, 220, 55. 55 volt is V input, but please remember this is RMS, because
when you will be calculating these things, you will be needing the peak value also. So remember, he has given you it in RMS. Let's calculate the peak value also, है ना? लगे हाथ peak value में निकाल के रख लेते हैं. So you know that peak value will be RMS value into root 2. Yeah, RMS value will be Vm by root 2. RMS value will be Vm by root 2. So Vm will be RMS value into root 2. So Vm will be equal to कितना आ रहा है भैया? 55 into root 2. 55 into root 2. 77.78 volts. तो ये मेरे पास आ गई पीक वैल्यू. इनको बॉक्स में डालते जाते ताकि बाद में इजीली रेफरेंस ले पाए हम लोग. ठीक. नेक्स्ट. अब मुझे देखना है अब हमें देखना है IM कितना है भाई. करंट की पीक वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं बिकॉज बार बार करंट भी पूछी हुई है. करंट तो निकाल के वैल्यूज रख लेते हैं. IM कितना है? करंट कितनी होगी बेटा इस सर्किट में? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द करंट? पीक वैल्यू ऑफ द करंट VM अपॉन RF प्लस RL. क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हें तब कहा था ना, भले हम आइडियल के लिए कर रहे हैं, RF देगा तो लेंगे. तभी मैंने एक एक सर्किट अच्छी तरह से समझाया. अगर वो आपको V गामा देता तब भी IM निकाल लेते, फिर माइनस कर देते यहां पे ऊपर VM माइनस V गामा, है ना? दैट्स द ओनली रीजन आई एक्सप्लेन्ड ऑल द सर्किट्स. वो कुछ भी पूछ सकता है भाई. सो VM अपॉन RF प्लस RL. VM कितना है? 77.78 divided by 20 plus RL 1000. So IM is coming as divided by 1020 into 1000. 76.25. So 76.2 milliampere. ये हमारे पास IM निकल के आया है. तो मैंने सब कुछ निकाल लिया. जो यहां से मुझे इनिशियल इंफॉर्मेशन थी वो तो मैंने निकाल ली. अब देखते हैं भाई ये पूछ क्या रहा है. एक एक करके सारे पार्ट्स निपटाते चलते हैं. सबसे पहले उठाते हैं ए पार्ट. क्या पूछ रहे हैं जनाब? डीसी आउटपुट करंट एंड एम्पलीफायर में हाफ बाई पाई. व्हाट इज IM? पाई गलती है मैंने 24.25. So DC output voltage or DC current, multiply it with RL, you will get your answer. So this into 1 के ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 24.25 volt. देख रहे हो? It's very easy. It's very easy. अगर तुमने चीजें समझी हुई हैं तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम था. क्या था इसमें, है ना? It was very easy. It was very very easy. Next. AC आउटपुट करंट एंड वोल्टेज, वो कैसे निकाले? दिक्कत होगी. AC आउटपुट करंट मतलब आउटपुट की जो AC है उसकी बात कर रहा है वो तो बड़ा मुश्किल था. उसकी तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन थी. नहीं, उसके लिए अपन ने ये काम किया था ना, इसीलिए तो किया था हमने ये सारा काम. रिपल फैक्टर वाज IRMS dash upon IDC, or you can also use VRMS dash upon VDC, whatever you like. Now, so IRMS dash will be ripple factor into IDC. क्या आप लोगों को रिपल फैक्टर पता है हाफ वेव रेक्टिफायर का? Yes, we calculated it at 1.21 into IDC. IDC is 24.25 milli. Therefore, RMS value of the AC component of the output, it is coming as 1.21 into 24.25. 29.34 milliampere. क्या निकल गया? AC आउटपुट करंट. AC आउटपुट करंट आ गया. अब वो AC आउटपुट वोल्टेज भी पूछ रहा है तो ठीक है. रिपल फैक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज VRMS dash upon VDC.
So V RMS dash will be ripple factor into VDC 1.21 into 24.25, which will be 29.34 volt. लो भाई, ये भी अपना काम हो गया. Moving to the next part. डीसी डायोड करंट एंड वोल्टेज. अच्छा, डायोड की डीसी करंट और वोल्टेज पूछ रहा है. तभी कहता हूं कॉन्सेप्चुअली करना बहुत जरूरी है. देखो, डायोड की डीसी करंट तो भाई वही होगी जो आउटपुट की डीसी करंट है. डायोड में से करंट वही जाएगी जो हमारी लोड में से जाएगी. सही है, सही है. तो वही आंसर आ जाएगा. सो आई डायोड डीसी is coming equal to 24.25 milliampere. फिर क्या पूछा है उसने? वोल्टेज ऑफ द डायोड पूछा है ना. डीसी डायोड वोल्टेज वी डायोड V diode DC will be equal to, if you go for the approximate answer, it will be minus Vm by pi, which will be very accurate. Okay, minus Vm by pi, which will be very accurate. No, sir, I want to go for the perfect formula. So, do you remember it was minus Vm by pi into RL upon RF plus RL? This was the perfect formula for V diode. जब मैंने RF consideration में लिया था. So, either you can go for minus Vm by pi, approximately you will get the same answer. तो मैं वही लिख रहा हूं. अदरवाइज आप बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू डाल लो कि कैलसी में तो डालनी है. डाल लो एक बार, देखो जरा कितनी आ रही है. मैं अप्रोक्सीमेट करता हूं, देखते हैं कितना आंसर में वेरिएशन आया आपके और मेरे, है ना. हम लोग कितनी दूर दूर रह गए अपने आंसर से. Vm is 77.78 पाई. भाई मेरा आ रहा है -24.75, मतलब 76 भी कर सकते हैं. ये आ रहा है. आपका कितना आ रहा है? -24.2. थोड़ा ही फर्क है ना. मेरा 7 है, आपका 2 है, थोड़ा सा फर्क है ना. तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन चल जाती है, इसलिए अपनी अप्रोक्सीमेशन चल जाती है. ओके, तो अगर आपको करना है प्रॉपरली, मैंने कर दिया तो आप लिख लो, है ना. मैंने इसलिए फॉर्मूला लिख दिया कि भाई किसी को डाउट ना रहे कि वो फॉर्मूला कुछ और बताया था सर ने, तो मैंने लिख दिया. नेक्स्ट क्या पूछा था? नेक्स्ट आई थिंक पीआईवी और रिपल था. पीआईवी एंड रिपल. चलिए, हाफ वेव रेक्टिफायर की पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो वीएम होती है. ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है. पीआईवी वीएम थी और वीएम कितना है? भी देखा था 77.78. So 77.78 वोल्ट. हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी आज ही देखी है, ओमेगा नॉट और एफ नॉट. कितना दिया हुआ एफ नॉट? 50 हर्ट्ज. ओके, देन फाइनली एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन फैक्टर. एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन फैक्टर. What is percentage efficiency? Maximum 40.5. Practical RL upon RF plus RL. Okay, so this is equal to 40.5 into 1000 upon 20 plus 1000. This will be equal to 39.7%. 39.7%. And finally, percentage
रेगुलेशन कितना होगा? परसेंटेज रेगुलेशन याद है फॉर्मूला? कल करवाया था, R/RL इंटू 100, जहां पे R क्या था? R वॉज R सेकेंडरी वाइंडिंग प्लस RF। सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं है तो 0 लेंगे, RF 20 है, so R is coming as 20 ohms, therefore this is R upon RL into 100, 20 काट दो, 2%. This is my answer. This is my answer. तो देख रहे हो कि तुम्हें जितने इजी लग रहा था न्यूमेरिकल, उतना इजी है नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? लो भैया तुम पीपी कर लो, जो समझा रहा हूं वो ना समझो पहले। इसीलिए मैंने तुम्हें पूरा जो है ट्रांसफॉर्मर खोल दिया, पूरा का पूरा। मैंने तुम्हें पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर बोल रहा हूं, रेक्टिफायर खोल दिया, एक एक चीज, एक एक डेरिवेशन, एक एक चीज निकाल के दी है। ठीक है, बस फॉर्मूला याद होने से नहीं होगा, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। अगर तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि किस चीज को कैसे डिराइव किया गया था, किस फॉर्मूले में क्या चीज थी, तो तुम बहुत जल्दी ये चीजें लिंक कर पाओगे। अच्छा मुझे ये पूछा तो यहां से निकाल लूंगा। तो नॉर्मली जो जो चीजें थी मैंने करवा दी। जैसे बच्चों को ये निकालने में दिक्कत आती है, ठीक है, कि एसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, तो मैंने आपको सिखा दिया वो रिपल फैक्टर से जो है अप्रोच करना है, इसलिए मैंने ये सिखा दिया। डायोड की डीसी करंट निकालनी है तो वो आउटपुट वाली डीसी करंट निकाल लो, उससे निकाल लो, और वोल्टेज करंट से मल्टीप्लाई करके आउटपुट के लिए निकाल लो। तो वो चीजें मैंने सारी आपको इसलिए यहां पे समझा दी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया। So this was all about our half wave rectifier. Now let's move on to our full wave rectifier. अब हम चलते हैं हमारे full wave rectifier में। So the first rectifier, full wave rectifier, wave rectifier. Center tapped full wave rectifier is what we are starting. Is what we are starting. तो चलिए बनाएं, देखें तो कैसा दिखता है। टाइप करवा खुद कोई चीज ड्रॉ करते हैं ना, तभी तो मैं कहता हूँ नोट। जैसे क्लास, जैसे मतलब मान लो मैंने कंट्रोल का बैच ले रहा हूँ, कंट्रोल का बैच खत्म होने वाला है 2 दिन में, फोन आता था सर परसों से मेजरमेंट शुरू करना है, तो ठीक है, कंट्रोल खत्म करता था, दूसरी क्लास में घुस के मेजरमेंट चालू कर देता था। मेजरमेंट खत्म किया, फोन आता था सर मशीन चालू करना है, ठीक है, खत्म किया, मशीन लेने घुस गया। तब तो ऐसा होता था जो बोलते थे पढ़ाया जाता था, तब सब कुछ याद होता था। फिर कुछ समय बीता, फिर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे नेटवर्क, मैं पूरा दिल्ली में पढ़ाता था, पूरा साल में नेटवर्क ही खत्म कर पाता था, और बाहर के कुछ 4 सेंटर्स पे कंट्रोल सिस्टम कर पाता था, उसी में पूरा साल निकल जाता था, मैं कुछ और पढ़ा ही नहीं पाता था। फिर कई बार होता था कि मुझे कई बार पढ़ाना पड़ता था, मान लो कोई टीचर जो है वो नहीं पढ़ा पा रहा, किसी में कुछ दिक्कत आ गई या कहीं जाना पड़ गया, मुझे भेज दिया कुछ कर पढ़ाने के लिए। तब जब मुझे पढ़ाना होता था मैं चीजें भूल रहा होता था। जैसे सपोज मुझे मेजरमेंट पढ़ाना पड़ा था आई थिंक 6 साल के बाद, तो मेजरमेंट में मैं पावर फैक्टर मीटर का जो सर्किट डायग्राम थी वो सब भूलने लग गया हुआ था, चीजें वो बड़ी सर्किट भूल रहा था मैं। तो मैं क्या करता था, घर पे हाथ से ड्रॉ करता था, क्लास में जाने से पहले सुबह मैं खुद हाथ से ड्रॉ करता था। तो मैंने देखा जब आप हाथ से कोई चीज ड्रॉ कर रहे होते हैं चीजें याद हो जाती हैं। पता नहीं वो हैंड माइंड का जो कोऑर्डिनेशन रहता है लिखने से। बचपन में भी तो मम्मी लिख लिख के याद करवाती थी, लिख, है ना, याद है किया कभी, मार पड़ी, लिखो, लिख के करो सब, तो लिख के चीजें याद हो जाती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क यू कि अपने हाथ से ना ड्रॉ करते रहा करो क्लास में, जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ हाथ से बनाते रहा करो, नोट्स लिखते रहा करो। और ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, लेटर ऑन इन फ्यूचर यू विल थैंक मी फॉर इट, क्योंकि मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने बोला था बाद में, लास्ट ईयर भी बोला है कि सर मैंने वो लास्ट में, ठीक है, पॉकेट से आया जिसको आपने कन्वर्ट वाले, बात ही खत्म। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेकेंडरी की आज लिखते हैं ये, और आपका N1 जो है वो 2N2 से बड़ा है,
तो ऑब्वियसली तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे अगर प्लस माइनस है तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना। मैं फिर दोबारा बाद में ये नहीं समझाऊंगा, ध्यान से देख लो। प्लस माइनस असली में जो वोल्टेज सेकेंडरी पे अपीयर हो रही है उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस आ रही है। ओके ओके, गुड। नाउ हैव अ लुक। अब हम लोगों को वोल्टेज मार्क करनी है डायोड्स के लिए, मार्क करनी है, आ नहीं रही है, मार्क करनी है। शब्दों शब्दों का खेल समझ रहे हो। पहले जो मैंने पोलैरिटीज लिखी हैं वो आ रही हैं, जो मैंने अभी पोलैरिटीज लिखी हैं वो क्या है, आ रही हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मार्क करनी है। मार्क वाली गलत भी हो सकती है। तो मार्किंग कैसे होती है, डायोड की पी साइड को, इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं बेटा, लेट्स यूज ब्लू कलर। At this point, I'm calling it as A, which is on the P side of the diode 1. And this point, I'm calling it as B, which is on P side of the diode 2. So I'm saying that P side will be plus, and this is the reference, it is minus. I'm calling this voltage as VA, voltage of diode A, diode 1, A side. And similarly, P side, I'll be marking as plus, and reference minus. This will be VB, voltage of diode 2 on the B side, VB. ये समझ में आया। ये मैंने मार्क करी, मैंने मार्क करी, समझने की कोशिश करना, ये मैंने मार्क करी। अब देखो, आप इस सर्किट को ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर कई बार क्या है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाता हूं। बुक्स में ऐसे ही दिया हुआ जैसे बना हुआ है, बट लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाता हूं फॉर माय अंडरस्टैंडिंग पर्पस। क्या करते हो सर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, आप क्या करते हो? देखो मैं क्या करता हूं, तो थोड़ा मिटाते हैं इसको, साफ करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अब चाहिए नहीं। अच्छा, इसलिए मिट रहा है, पुराना वाला यहाँ पे था। अब मुझे वोल्टेज वोल्टेज नहीं दिखानी, बस मुझे सर्किट रीड्रॉ करके दिखाना है आपको, ठीक है। इसलिए सब हटा रहा हूं ताकि थोड़ा सर्किट साफ हो जाए। पर सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या क्या किस लिए कर रहे हैं, क्या सेंटर टाइप क्यों ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, या फिर दो डायोड क्यों लगा रहे हैं मार्क वाला? मतलब वीबी की पोलैरिटी उल्टी क्यों ले रहे हैं, ये पूछ रहे हो? 5 मिनट 10 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो। एक्चुअली क्या है, देखो 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 क्या है, तुमने पूछा है, मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब तुमने सब कुछ पढ़ रखा है मेरे से, इसलिए मतलब नेटवर्क वेटवर्क, तो आई होप आप समझ जाओगे, मैं इसलिए ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ। बाकी मैं डिटेल में थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, मुझे बेसिकली देखना है डायोड 1 और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कब हो रहे है ना। तो बेटा आपको तो इसकी प्लस वोल्टेज देखनी है ना। हमने क्या किया था, डायोड के पी साइड पे प्लस रखते थे, एन साइड पे माइनस रखते थे, और फिर देखते थे डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। तो भैया आप तो यही पोलैरिटी रखोगे ना। अब जब ये प्लस माइनस होगा, मतलब प्राइमरी का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो सेकेंडरी का भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। जब सेकेंडरी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, प्लस माइनस, डायोड 1 फॉरवर्ड बायस, प्लस माइनस VB will be negative, hence it will be reverse bias. So analysis will become easy for me if I'll keep it plus. Otherwise आपको बेटा प्लस माइनस करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, समझ तो उससे भी जाएंगे हम। लेकिन इस तरह से एनालिसिस करना डायोड का आसान हो जाएगा, केवीएल इक्वेशंस बनाना बाद में आसान हो जाएंगे, बस इसलिए किया। ओके ठीक है। देखो बेटा क्या किया मैंने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे इसको ऐसे बनाते हैं।
ऐसे बना सकते हैं। एक तरह से ये RL यहां से बनाने के बजाय बाहर से ले आया, बाहर से ले आया, है ना? तो एनालिसिस करना इजी हो जाएगा, एनालिसिस करना इजी हो जाएगा अपना। ठीक है, ठीक है। बेसिकली क्या है, आप यहीं से सारा एनालिसिस कर सकते हो। यू कैन सॉल्व द होल सर्किट फ्रॉम हियर ओनली, बुक्स में यही मिलेगा। पर मैं इसलिए कर देता हूं बिकॉज मुझे पता है कि बच्चों को यहां से परेशानी आएगी, एक सर्किट बनाता हूं वहां से इजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं और मॉडिफाई कर रहा हूं, इसको मैं और मॉडिफाई कर रहा हूं। दैट इज द फाइनल सर्किट दैट वी विल बी यूजिंग फॉर सॉल्विंग द सर्किट। चाहिए तो लिख ही डालते हैं इसको भी। Here we have AC इनपुट। क्या AC इनपुट 50 हर्ट्ज टर्न्स बराबर है, सेंटर टैप्ड है, तो जो ऊपर वोल्टेज आएगी वही नीचे वोल्टेज आएगी। सो प्लस माइनस वीएस, प्लस माइनस वीएस। तो ये सेकेंडरी की वोल्टेज आएंगे। ठीक है, पोलैरिटी सेकेंडरी की लिख दी, पर हमने वीए वीबी ली हुई है डायोड के लिए, हमने वीए वीबी ली हुई है डायोड के लिए। यहां तक भी सही है। नेक्स्ट, ये भी एक ही तो बात है। देखो यहां पे मैंने क्या किया, ये यहां से रेफरेंस में और ये रेफरेंस से यहां पे, तो अभी भी तो वही है, यहां से रेफरेंस में और रेफरेंस से यहां पे। दिस इज द सिंपलेस्ट सर्किट। इसको एनालाइज करना आपके लिए इजी होगा, इसको समझना आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज तो मैं आपको इसमें ही समझा डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज तो मैं इसमें ही समझा डालूंगा, लेकिन मैंने सारे सर्किट बना दिए। ईदर यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, आप यूज करिए उसे। बोलो, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, नाउ ये लोड है मेरा जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलने वाली है। तो भाई इसको लिख दिया मैंने वी आउटपुट और करंट आई। अब चालू करते हैं इसका काम। ठीक है, अब लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले में लगा था, उसमें तो बहुत पड़ा, इसमें थोड़ा कम बढ़ेंगे। तो एनालिसिस चालू करेंगे, पहले तो एनालिसिस चालू करेंगे। तो सबसे पहली चीज, कैन यू सी दैट VA विल बी इक्वल टू माइनस VB? समझ में आ रहा है? बिकॉज इफ VA इज VS, VB is minus VS, so VA is equal to minus VB always, always. This is the important point that we have concluded over here. VA is always going to be minus VB. That is, यदि VA VM साइन अल्फा होगा, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी V इनपुट VM साइन अल्फा लेते थे, याद है? वही चीज मैंने लिखी है अभी, हाफ वेव रेक्टिफायर वाली। VM साइन अल्फा होगा, देन VB माइनस VM साइन अल्फा होगा, देन VB माइनस VM साइन अल्फा होगा। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारी वेव फॉर्म है, लास्ट में वेव फॉर्म बना के दूंगा, अभी हल्का सा ध्यान है आपको साइनसॉइडल वेव फॉर्म कैसी होती है। तो पहला काम मैं बोल रहा हूं, मेरा अल्फा 0 से पाई के बीच में है। अगर मेरा अल्फा 0 से पाई है, इफ अल्फा इज 0 टू पाई, साइनसॉइडल पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ध्यान रखना, इफ अल्फा इज 0 टू पाई, देन कैन यू सी VA विल बी पॉजिटिव एंड VB विल बी नेगेटिव?
फ्रॉम हियर यू कैन सी इफ अल्फा, यहां से देख लो ना, ये वेवफॉर्म लिख भी दिया मैंने, इफ अल्फा इज 0 to pi, sin is positive, hence VA is positive, VB is negative. So let me write it over here. VA पॉजिटिव है और VB नेगेटिव है, यानी कि D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है. लेट मी ड्रॉ द सर्किट. क्या सिचुएशन है भाई अपने पास, देखें क्या आया. ऐसा ही होगा बेटा, देखो यहां पे जब ये पॉजिटिव होगा तो डायोड 1 फॉरवर्ड बायस्ड, जब ये नेगेटिव होगा VB तो ये रिवर्स बायस्ड. तो ये ओपन, ये शॉर्ट, ये ओपन, ये शॉर्ट. मैंने बस इतना बनाया है, ये सब मैंने दिखाया नहीं बिकॉज मुझे यहां से वोल्टेज मिल रही है एंड ये RN. अब अगर आप देखेंगे ये सर्किट ऐसे काम करेगा, रेफरेंस जुड़ा होता है. समझ में आया, समझ में आया. ओके ओके. नाउ इसका मतलब यहां पे मैं ऐसी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, यहां पे वोल्टेज क्या थी, VA. इफ यू अप्लाई द KVL, व्हाट विल बी V आउटपुट इफ यू अप्लाई द K. वही बोलो ना, अब तो तुम सब कुछ सीख गए हो. अब अगर बेटा डायोड की कट इन वोल्टेज V गामा होती तो V आउटपुट कितना होता, VL. अब आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी हैंडल कर. याद क्लियर है. अब चलते हैं सेकंड केस में. दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, देखो जो लोग थक गए हैं पढ़ पढ़ के, दुखी नहीं होना है. मैंने आपको पहले ही बोला था रेक्टिफायर जो है वो तंग करेगा. काइंड ऑफ फीलिंग्स आई आल्सो हैड दिस काइंड, से खत्म होगा ये, और ब्रिज तो उड़ता मैं बता रहा हूं. बट आई ट्राई माय जीनर डायोड, जीनर डायोड डायोड फैमिली, या फिर हम BJT में जाएंगे. मजा आएगा ना. मैं इसलिए बोलता हूं, बोलना ही नहीं था. नहीं मुझे बेटा अंकित डिस्क्लेमर देना पड़ता है, होगा पता क्या, मान लो अच्छा आने वाला है, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, पॉजिटिविटी जरूरी, आएंगे अच्छे दिन. चली गई. अभी जो चल रहा है और क्या चल रहा है, ये बीच में चलिए देखिए यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. सो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन VB क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. यहां से देख सकते हो, ठीक है. सो डायोड 2 आ गया. समझ रहे हो कि ये यहां इसमें देखो, इसमें समझ में आएगा. ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर, ये दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर. तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये रेक्टिफायर काम करेगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये रेक्टिफायर काम करेगा. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसकी एफिशिएंसी नहीं अच्छी आ रही थी, रेगुलेशन सब गड़बड़ आ रही थी, मुझे एफिशिएंसी बढ़ा के दो भाई उसकी, उसका रिपल फैक्टर कम करके दो, एफिशिएंसी बढ़ा के दो, सब कुछ करके दो. हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है. हमने कहा क्या, दो हाफ वेव रेक्टिफायर लगा के एक बड़ा. तो बताओ यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, क्या हो रहा है, कहानी वहानी सब समझ में आई. शाबाश शाबाश. अब क्या करते हैं, VA, ठीक है, ये अपना VA आ गया.
ये दिस इज वीबी वेवफॉर्म 0 to पाई है, 2 पाई वीबी के बराबर, ए के बराबर एज, ये तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है मशीन ड्राइंग, therefore is half wave rectifiers, that is शॉर्ट में लिख रहा हूं D1RL एंड D2RL। भाई यही तो था हाफ वेव रेक्टिफायर में, तभी तो आपके डायग्राम सब इतने सुंदर भी नहीं बनते हैं, बट ये कि काम चल जाता है, काम चल जाता है, ठीक है। सो नाउ यू सी, यही तो हम लोग कर रहे थे। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, वहां से इनपुट डायोड आरएल, सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब इनपुट डायोड आरएल। तो ये हमारे पास निकल के आया है सेंटर टैप रेक्टिफायर। आया सबको समझ में? ज्ञान चक्षु खुले, ज्ञान चक्षु खुले, गुड गुड गुड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दोबारा से वही चालू करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, डीसी करंट, मतलब एवरेज, आरएमएस कंपोनेंट, रिपल फैक्टर, सारा वही करेंगे। पर इस बार मैं पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मतलब डीसी निकालना है, सो आई विल सिंपली राइट 2Im by pi. I will not use the formula that 1 by 2 pi 0 to 2 pi I of t d alpha and then I'll expand it and then I'll solve it for you people. मतलब इस बार तो 1 by pi आ जाएगा, but I will not be doing it, ठीक है, because इस बार हाफ फुल वेव है ना, so average वाली formula will be 1 by pi 0 to pi I d alpha. So I will not be doing it now. I'll be simply writing the formula and direct result. If you are interested, put the values. I put Im sin alpha and solve it. You will get the same result. ठीक है, तो अब ये जल्दी खत्म होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि पहला मैंने इसलिए डिटेल में बताया ताकि दूसरे में हम थोड़ा जल्दी चल सके। और ब्रिज में तो मैं सीधा उड़ा दूंगा, ब्रिज में बस वैल्यूज लिख के खत्म, ब्रिज ऐसे खत्म होगा 5 मिनट में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम फिनिशिंग द क्लास एंड आई विल सी यू पीपल टुमारो एट 2 PM। नो डाउट्स, बाय बाय, ठीक है, कल मिलते हैं बेटा, बाय।